माना चित्र में कोई चालक है, कोई क्या है, माना चित्र में कोई चालक है, कितनी लंबाई का, एल लंबाई का। माना चित्र में एल लंबाई का चालक है जिसका अनुप्रस्थ पृष्ठकाट का क्षेत्रफल कितना, ए। इस चालक को हमने क्या करा, बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, जिस कारण इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुगमन वेग बी सबसे डी से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी, माना चित्र में कोई एल लंबाई का चालक है। मैं लिख दूं, माना चित्र में एल लंबाई का एक चालक है। माना चित्र में एल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। माना चित्र में एक एल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसे बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग या औसत वेग, कुछ भी कह सकते हैं, अनुगमन वेग डी से गति करते हैं। करना क्या है, बी वोल्ट की, इसलिए बैटरी से जोड़ने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। जब हम किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये खासियत होती है कि उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र। जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं। ई बराबर फार्मूला होता है बी अपॉन डी, आप पढ़ के आए हो सब। बस यहाँ डी की जगह जो है वो आ जाएगा एल, क्योंकि चालक की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, ये जो लंबाई है इसकी यहां से यहां तक वो एल है। कितनी है, एल है, तो इसलिए एल आ जाएगा। तो E इक्वल टू बी अपॉन एल, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसके बाद हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जो के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। लैंग्वेज अभी याद हो जाएगी बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं बताऊंगा आपको तो सारा याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन वैसे लेने की जरूरत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, फार्मूला होता है F बराबर
क्यू ई पढ़ा है आपने, आपने ये पढ़ा हुआ E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पढ़ा हुआ E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट की जगह हम क्या ले ले रहे हैं यहाँ पर, क्यू ले ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और याद रखिएगा कि इसके बेटे में कुछ नहीं है तो तिरछी गुणा करेंगे बल्कि एफ से करेंगे तो एफ बराबर क्यू ई, क्यू ई ये होता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप फार्मूला पढ़ के आए क्यू बराबर एन ई, एन की वैल्यू कितनी है, एक है, तो क्यू बराबर एन की वैल्यू एक, ई से मल्टीप्लाई करेंगे ई की, यानी क्यू बराबर ई भी लग जाएगा जब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक होगा तो क्या लग जाएगा, क्यू बराबर ई लग जाएगा। तो यहाँ हम क्यू बराबर क्या ले लेंगे, ई ई। ये समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, और क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर ई है, तब एफ बराबर हो जाएगा ई ई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये याद रखना है तो रखिए वरना आपकी मर्जी आ जाएगा। एफ बराबर क्यू ई की जगह आ गया ई। अब यहां से ई की वैल्यू लगा दो, इस ई की वैल्यू ये है, दी है तो लगाओ एफ इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू लगाओ बी अपॉन एल, तो ये एफ बराबर आ गया ई वी अपॉन एल आ गया। अब हम जानते हैं अगर यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम, उत्पन्न त्वरण, जब वो भागेंगे गति करेंगे तो उनमें उत्पन्न त्वरण हो जाएगा, उत्पन्न त्वरण ए हो, तब अगर ये बात नहीं लिखनी है यहाँ से तक, खाली द्रव्यमान एम हो, ये नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं। तब हम न्यूटन का द्वितीय नियम जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। जानते कि नहीं जानते, सभी जानते हैं। तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा हुआ, 10th में नहीं पढ़ा हुआ लेकिन 11th में खूब पढ़ा हुआ। एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, एफ की क्या लगा देंगे हम, वैल्यू कितनी है, ई वी अपॉन एल। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी तो एक तरफ रहेगा और एन इधर आएगा, तो ये गुणा वाला जो होता है वो सामने वाले कहा जाए बेटे में, एल पहले से बेटे में था तो यहाँ पर एम और आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आ गया ई बी अपॉन एम एल। इसे थोड़ा सा घुमा के लिख लेते हैं ऐसे करके, ए इक्वल टू ई बी अपॉन एम एल। कोई दिक्कत, कोई इशू, अब आइए यहां तक समझ में आया होगा मैं मानता हूं बच्चों। यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक वेग u1 u2 वेक्टर लगा दें, u3 कॉमा un, तथा बैटरी से जोड़ने के बाद इनके वेग वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 bn हो जाते हैं। bn हो जाते हैं, आप सब जानते हो। शुरुआत में वैसे तो वेग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रुके होंगे क्योंकि बैटरी से जोड़े नहीं, जब तक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं, रुके होंगे, शांत होंगे। जैसे हम क्या करते हैं, इन्हें किसी वैद्युत क्षेत्र से कोई उसमें विक्षेप देते हैं तो ये भागने लगते हैं और उनके वेग में वृद्धि कितनी हो जाती है, v1 v2, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। प्रारंभिक वेग ये हो गया, अंतिम वेग ये हो गया। तब आप पढ़ के आए हो रेखीय गति के प्रथम समीकरण से, रेखीय गति का प्रथम समीकरण पढ़ा है आपने, v इक्वल टू
यू प्लस ए टी पढ़ा होगा आपने, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां टी समय, लेकिन यहाँ हम समय जो लेंगे वो श्रांत काल लेंगे। आपने पढ़ाई होगा श्रांत काल कि जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है या जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और गति करते समय एक दूसरे से टकराते हैं। तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगे औसत समय को जब वो टकराएंगे तो कोई दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन की टक्कर में जो लगा समय औसत समय उसी को हम श्रांत काल कहते हैं और टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ ये। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह टाउ कर देंगे। बस फर्क ये है, यहाँ वन वन लगा लेंगे, ए समान रहेगा, एक समान तोड़ क्या उत्पन्न हो रहा है, ए हो रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर चाहो तो इस पे वेक्टर लगाओ, इस पे वेक्टर लगाओ, ए पे भी वेक्टर लगा सकते हो यहाँ पर भी, लेकिन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी क्या है मर्जी है। तो मैंने इसे इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, या इसी प्रकार B2 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर B2 बराबर आ जाएगा U2 प्लस ए टाउ टू V3। मैंने ए पर वहां वेक्टर नहीं लगाया तो यहाँ भी लगा रहा हूँ, लगाना चाहो तो आप लगा लो, आपकी क्या है मर्जी। U3 प्लस ए टाउ डट 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 बी एन मान लिया हमने, बी एन इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ। अरे यार वन है तो वन वन लगा दिया, टू है तो टू टू, थ्री है तो थ्री थ्री, डट 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 ऐसे जाएंगे कहां तक, एन तक वेक्टर लगा। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों का सभी का औसत वेग, औसत वेग को क्या कहते हैं हम, अनुगमन वेग कहते हैं। बी सबसे ठीक पढ़ के आए हो तुम, औसत वेग। सभी इलेक्ट्रॉनों को जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है या बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके सिरों पर या उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेगों से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये ज्यादा सबका औसत वेग निकालने बी से पहले, तो अनुगमन औसत वेग कैसे होगा, सबको जोड़ो। एवरेज कैसे निकलता है, औसत बोले तो एवरेज प्लस डट डट डैश, सबको जोड़ा, जितने नंबर है उनसे डिवाइड करने, कितने हैं एन नंबर, 1 2 3 4 एन, यानी जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते, क्या आ जाता है औसत वेग। अब आप सब जानते हैं B1 की वैल्यू लगा दो, टिप के B1 की वैल्यू कितनी है, यही तो है, तो लगा दीजिए B1 की वैल्यू कितनी आएगी, U प्लस ए टाउ, वन है तो वन प्लस U2 प्लस ए टाउ प्लस U3। अरे यार B3 की लगाएंगे, सबकी लगा देंगे, B1 B2 B3 डट 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 ए टाउ। अगर ए पे वेक्टर लगाओगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्लस डट 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 डैश यू प्लस ए टाउ। अब क्या आ जाएगा, एन एन आ जाएगा। देखिए लास्ट में हमने किसकी वैल्यू रख दी, बी एन की, ये वाली, सही है। तो ये आ गया, अब बेटा क्या था हमारा एन, ये B1 की वैल्यू हो गई, ये B2 की हो गई, ये B3 की हो गई, अपॉन में क्या आएगा एन आएगा, क्या आएगा एन। तो ये आ गया बी सरफेस डी। कोई दिक्कत है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। अभी हम रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो बी सफिक्स डी आ गया हमारा। मुझे करना क्या है, बी सफिक्स डी ऐसे की इस U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी U वाले एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी सब एक तरफ कर लेता हूँ। तो यह आ जाए U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश UN। इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर, वो आपकी मर्जी लगाना है तो लगाओ, वरना कोई दिक्कत। बाकी ए वाले एक तरफ कर लो, ये क्या है ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 प्लस डैश ए टाउ एन, अपॉन में एन ऐसे की ऐसे। अगर हम अलग करें, इतना पोर्शन हम अलग कर लें, ये इतना पोर्शन में क्या कर लूं अलग, और इतना पोर्शन क्या कर लूं अलग, और बीच में प्लस है। जब मैं अलग करूंगा तो ये एन पूरे के बेटे में है, ये एन किसके बेटे में है, ये एन जो है पूरे के बेटे में है, तो अलग करूंगा तो इसके बेटे में भी जाएगा और इसके बेटे में भी जाएगा, ये रूल होता है। तो भी क्योंकि दोनों के बेटे में है ना, अगर मेरा हिस्सा है तो मुझे ही मिलेगा और उसका हिस्सा है तो उसे ही मिलेगा। तो क्या आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश U1।
अपॉन एन प्लस, इधर देख लीजिए, इसमें इसे अलग करेंगे, लेकिन इसमें ए सब में सेम है तो क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, क्या बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 3 प्लस डैश टाउ एन अपॉन में एन इसके भी आएगा, क्योंकि रूल होता है आधार सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम सेम तो ऊपर की संख्या सेम, बात तो भाई है, कोई फर्क नहीं है। बी सफेद डी। और प्यारे बच्चों इधर देखो थोड़ा सा और बहुत बेहतरीन सा, अगर ये बैटरी से ये जुड़े ही नहीं होंगे तो प्रारंभिक वेग इनका क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये गति में होंगे ही नहीं, ये चल ही नहीं रहे होंगे। जब चल नहीं रहे होंगे तो लिखोगे इसलिए u1, ये चूंकि दो बिंदु ऊपर एक नीचे, चूंकि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un अपॉन n इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इनका औसत वेग क्या होगा, 0 होगा, सीधा सा फंडा है तो लगा दीजिएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, डी सफिक्स डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इस पूरे पोर्शन की इसकी वैल्यू देखो, ये निकाली कितनी है, 0 प्लस, इसमें ए बाहर कर लिया है। सब जानते हैं समय का औसत समय तो होगा, और वो समय क्या होगा, श्रांत का लेंगे टॉ होगा, तो यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं ऐसे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश टाउ n अपॉन n, इसका जो औसत है वो क्या होगा, टाउ ही होगा, तो हमने वही लगा दिया टाउ। जी सफिक्स डी ऐसे ही, जीरो खत्म हो जाएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्या बचा ए टाउ, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू लगा देते हैं, तो ए की वैल्यू देखिए मैंने पहले निकाली है शुरू में, ऐसे की तैसे हो रखी है, किधर से किधर भाग रहा है भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे टा आ गया ये, ये हो गया। देखिए मैंने यहां से ए निकाला था, क्या निकाला था, कहां गया ये, बड़ा धुंधला सा दिख रहा है, हाँ बस सही हुआ, ए इक्वल टू, ये निकाला था मैंने, ए इक्वल टू ई बी अपॉन एम एल, तो हमें यही लगाना है, ए इक्वल टू ई बी अपॉन एम एल, ये लगा देंगे ए की जगह जो हमने वैल्यू निकाली ए की, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आइए लगाइए यहाँ पर v सफिक्स d, ए की वैल्यू कितनी है आप सब जानते हैं बच्चों, ए की वैल्यू है ई बी अपॉन एम एल, कितनी दी वो वहां से ठीक है, टाउ ऐसे की ऐसे, ये आ गई v सफिक्स d की वैल्यू। अब बी नोट डेट हम जानते हैं, v नो दैट, बिनो दैट बच्चों क्या जानते हैं, हम जानते हैं धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करा था, कल वाला वीडियोस आपने देखा ही होगा, पीछे वाला लेक्चर देखिए आपको समझ में आ जाएगा, आई बराबर एन ई ए बी सरफेस डी, कराया था कि नहीं कराया था, ये वाला प्रूफ कराया था, आप सबको पता है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमें धारा और मतलब ओम का नियम का सत्यापन करना है, ओम के नियम में क्या आता है, बी अपॉन आई बराबर कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आइए आई इक्वल टू एन ई ए बी सरफेस डी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है बच्चों, यही तो है आई, यही तो है ये, क्या ए बी टाउ, ए बी टाउ अपॉन एम एल, और ये जो है ये एन ई ए, ये सही आ गया, ऐसे बी सरफेस डी की वैल्यू लगाते, हमें निकालना क्या है बी अपॉन आई, तो हम बी को इधर ले आते हैं, यानी बी और आई एक साइड है, तो हम क्या ले आते हैं, आई के अपॉन में ले आते हैं बी को, ये बी आ गया, उधर क्या बचा, एन बचा, एक ये तो ये की एक घात और एक घात, यानी एक पावर टू पावर हो जाएगी, ए ऐसे की ऐसे ही, टाउ ऐसे की ऐसे ही, अपॉन एम एल ऐसे की ऐसे, तो ये आया आई अपॉन बी, जबकि हमें चाहिए क्या बी अपॉन आई,
तो आप सब जानते हैं हमें इसको उलटना पड़ेगा, और अगर इसे उलटना पड़ेगा तो इसे भी उलटना पड़ेगा। ये कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी नहीं है, और रिश्तेदार होता तो और उलट देते भाई, तेजी से उलट देते। तो ये क्या है, आई अपॉन बी की जगह बी अपॉन आई कर देंगे। क्या कर देंगे, बी अपॉन आई। जब इसे उल्टा मैंने तो ये भी उलटना पड़ेगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे। क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब होता क्या है बच्चों, बड़ा ध्यान से आइए, समझते हैं इस बात को, बहुत मजा आएगा। देखो बस ये प्रूफ हो गया है, बी अपॉन आई। थोड़ा बड़ा तो है लेकिन कोई बात नहीं, फिजिक्स में तो ऐसी छोटी चीजें मानी जाती हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं बहुत छोटी हैं। एम किसी का द्रव्यमान अपने आप में कांस्टेंट होता है, किसी की लेंथ अपने आप में कांस्टेंट होती है, किसी का नंबर कांस्टेंट होता है। ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश है, ये कांस्टेंट होता है। क्षेत्रफल एरिया कांस्टेंट होता है। टॉप समय अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट, ये सब जब कांस्टेंट है तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं, कांस्टेंट। और यही मुझे क्या करना था बच्चों, प्रूफ। यह लिख सकता हूं, यह क्या लिख सकता हूं मैं, बी बी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट का मतलब आर। तो बी अपॉन आई बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी अपॉन आई बराबर आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो आइए करते हैं, फिर से समझते हैं। यही मेरे को क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। समझ लेते हैं एक बात को हम, बात क्या है, फिर से प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो ये भाग बहुत रहा है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। हमें ओम्स लॉ प्रूफ करना है, किससे, अनुगमन वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से मुझे क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। ओम का नियम हम जानते हैं, बी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, मानक चित्र में एल लंबाई का एक चालक है। मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाए, मानक चित्र में एल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ए है। इसे हमने बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, बी सफिक्स डी है। अतः बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, लैंग्वेज पे एक बार फिर से देखिए, मानक चित्र में एल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, बी सफिक्स डी है। इसे हमने बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जिसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, आगे पीछे कह दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बी वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर बी अपॉन एल। ये फार्मूला होता है बी अपॉन डी, उसकी जगह बी अपॉन एल आ गया, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। फिर है वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। किस इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई होता है। क्या होता है, F बराबर क्यू ई। क्यू पे जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्यू बराबर क्या लग जाता है, ई लग जाता है। तो क्यू की जगह ई लग जाएगा, ई आ गया, तो F बराबर ई। हम सब जानते हैं F ऐसे ही बराबर ऐसे ही E है तो E ऐसे, इस E है तो इस E की वैल्यू लगा दी बी अपॉन एल। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, m हो, कितना हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब न्यूटन का द्वितीय नियम पड़ा हुआ F बराबर m है। तो F बराबर m है, F की वैल्यू मैंने टीप के यहां से लगा ली EV अपॉन L, और ये m जो गुणा में था वो सामने वाले कहां पहुंच गया, बटे में, या बटे में आ गया m। तो A बराबर आ गया EV अपॉन एम एल। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, आगे जाके यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। सुनिए, यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक U1, U2, U3 U1 है तथा बैटरी से जोड़ने पर इसके वेग कितने हो जाते हैं, B1, यानी वेगों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। B1, B2, B3 Bn हो जाते हैं। इसलिए देखिए गति के प्रथम समीकरण हमने पढ़ा था B इक्वल टू यू प्लस एटी, आप सबने पढ़ा हुआ B इक्वल टू यू प्लस एटी। बस B की जगह B रहा है, U की जगह U रहा है, A की जगह A रहा है, T की जगह क्या आ गया, टॉ आ गया। T की जगह क्या आ गया, टॉ। अगर 1 है तो 1 लगा दिया, 2 है तो 2, 3 है तो 3, N है तो NN। अब हम क्या निकालेंगे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालेंगे, जिस औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। इस औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं बी सफेद टी, यानी अनुगमन वेग बराबर हो गया, सारे वेग जोड़ दो, B1 प्लस B2 प्लस B3 Bn
एन भी है तो एन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर बी वन की वैल्यू लगा दी, बी2 की वैल्यू लगा दी, बी3 की वैल्यू लगा दी, बी एन की वैल्यू लगा दी। मैंने क्या किया उसके बाद u1 u2 u3 u वाले एक तरफ कर लिए, बाकी ए टो वाले एक तरफ कर लिए। इसको जब एन अलग करेंगे तो एन इसके बेटे में भी जाएगा और एन इसके बेटे में भी जाएगा। इनका जो औसत वेग होगा प्रारंभिक का वो क्या होता है 0, और टो1 टो2 इनका औसत निकालेंगे वो कितना आएगा, टो आएगा। तो वही लगा देंगे, इसकी जगह तो हम क्या लगा देंगे 0 लगाएंगे, और इसकी जगह हम टो लगाएंगे, क्या लगाएंगे टो, तो आ जाएगा 0 प्लस ए टाउ। तो वही करा है देखो, इसकी जगह हमने 0 लगाया था प्लस ए टाउ, तो ये बी सफेद डी बराबर ए टो आ गया, क्योंकि इसकी जगह 0 था, 0 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू ईबी अपॉन एमएल मैंने पहले निकाली है, वो मैंने यूज कर ली, टो ऐसे की ऐसे। अब हम जानते हैं बी नोड है धारा और ये अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है रिलेशन पढ़ के आए, आई बराबर एन ई ए बी सफिक्स डी। आई ऐसे रहा, एन ई ए ऐसे रहा, बी सफिक्स डी की वैल्यू लगा दी, क्या लगाई ईबी टो अपॉन एमएल, ईबी टो अपॉन एमएल। मेरे को चाहिए कि आप बी अपॉन आई, यानी बी और आई क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा, एक साइड करूंगा, तो आई ऐसे ही गुणा में बी है सामने वाले के बेटे में आता है, और ये ऐसे की ऐसे बचा, तो एन ऐसे बचा, ई की 1/2 फिर ए टो अपॉन एमएल। आप सब जानते हैं हमें चाहिए बी अपॉन आई और यह है आई अपॉन बी, तो मैंने इसे उलट दिया। जब मैंने उल्टा बी ऊपर और आई नीचे, जब इसे उल्टा तो इसे भी उल्टेंगे, नीचे वाला ऊपर, ये ऊपर हो गया, ऊपर वाला कहां हो गया नीचे हो गया, तो बी अपॉन आई, और ये सारा के सारा कांस्टेंट है, तो बी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट आ गया। ये मेरे को क्या करना था प्रूव, ये कांस्टेंट क्या होता है, एक प्रतिरोध के बराबर होता है आर, तो यही क्या कहता है ओम का नियम, यही ओम का ओम्स लॉ है या ओम का नियम, यही ओम का नियम है। मुझे लगता है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इसे रिपीट देखिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा। और जिस क्लास में मैंने पढ़ाया ऑफलाइन भी पढ़ा दिया गया है क्लासों में, और ये ऑनलाइन भी पढ़ा दिया गया है, तो इसे अगर अच्छा लगता है तो आपको पता ही क्लास को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तो लगे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और करवाएंगे भी, कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इसे करेंगे, आप करें जरूर, 1-2 बार करेंगे तो आपको मजा आएगा, और साथ में आपको ये रट जाएगा, ओरल बता सकते हैं, तो कल हम ओरल की प्रैक्टिस करेंगे और आपको जुड़ना है क्लास से। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।